हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शिवम तिवारी। आज हम लोग बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स के यूनिट नंबर 4 कैपिटल बस्टिंग का कंप्लीट। हम लोग जितना भी टॉपिक है एक ही वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो थोड़ी सी लेंदी रहेगी बट आपको कंप्लीट देखना है, क्योंकि इसका वेटेज आप देखोगे 25 to 28 मार्क्स का आपका वेटेज है। वो भी मैं आपको मेंशन करा दूं। एक आपका लॉन्ग आंसर है, अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है, एक शॉर्ट नोट्स भी आपका यहाँ से बनेगा, तो 10 मार्क्स का आप देखोगे यहाँ से आपका लॉन्ग आंसर हो गया। 5 मार्क्स का आपका क्या हो जाता है, शॉर्ट नोट्स हो जाता है। देन 10 to 12 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव, मिनिमम बता रहा हूँ 10 तो रहेगा कंपलसरी, ऑब्जेक्टिव्स आपके यहाँ से बनेंगे। क्योंकि आप देखोगे, देखो यूनिट कितना, 4 यूनिट है, 4 यूनिट से आपको 50 एमसीक्यूज बन रहे हैं। तो 50 एमसीक्यूज आप डिवाइड करोगे यूनिट के हिसाब से, तो आपको कितना पड़ेगा, 12 to 13 आप देखोगे कि ऑब्जेक्टिव मीन्स एमसीक्यूज आपको पूछे जाएंगे। तो आप काउंट कर लो, 15 + 12 ऐड करता हूं तो मेरा 27 to 28, अदरवाइज 25 आप काउंट करके चलो। 25 का वेटेज आपको दिखेगा कैपिटल बस्टिंग के बारे में। पहले तो जितने स्टूडेंट्स अभी ज्वाइन हुए, स्क्रीन पे मेरा कांटेक्ट नंबर आपको दिख जाएगा। इसका पीडीएफ सबसे पहले आपको ले लेना है। इसका जो नोट्स मैंने बनाया है, नोट्स सबसे पहले ले लेना है। नोट्स का प्रिंट आउट करके आपको सामने रख लेना है। तो जो टॉपिक आपको पढ़ा दूंगा, थोड़ा सा टाइम दूंगा मैं, 1 से 2 मिनट का टाइम दूंगा बीच में। आपको सिर्फ एक बार रीड कर लेना है नोट्स। उसके बावजूद अगर नोट्स में आपको कोई भी डाउट लग रहा है, कोई भी कंफ्यूजन लगेगा, क्योंकि आप, मेरा टारगेट है कि जितने भी स्टूडेंट स्टार्टिंग टू एंडिंग एट इस वीडियो देख रहे हैं, उनका 25 मार्क्स एग्जाम एग्जैक्ट प्रॉपर तरीके से हो जाए। तो नोट्स में मैंने प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी ऐड करके रखे हैं, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर एंड जितने भी टाइप के सम बन सकते हैं सब मैंने आपको यहाँ पे ऐड कर दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे क्वेश्चन देखो, आप नोट्स देखोगे, पीडीएफ आप देखोगे, क्लियर आपको दिखाई देगा। हाइलाइट्स मैंने किया है, क्या क्या क्वेश्चन आपके टॉपिक से है यहाँ पे। इंपॉर्टेंस ऑफ कैपिटल बस्टिंग क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। स्टेप्स ऑफ कैपिटल बस्टिंग क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। ये बेसिकली मैं बता दूं, ये दोनों क्वेश्चन मोस्टली जो पूछे जाते हैं शॉर्ट नोट्स में पूछे जाते थे, बट इस बार आपको लॉन्ग में भी दिख सकते हैं, क्योंकि आपको 3 क्वेश्चन दिया, 3 में से करना एक है। लॉन्ग दिया तो आपके टेक्स्ट में जो पॉइंट था 6 पॉइंट था, तो उसको मैंने इंक्रीज करके 10 पॉइंट्स कर दिया कि लॉन्ग अगर पूछे तो पॉइंट्स अपने पास एक्स्ट्रा रहने चाहिए। क्लियर। तो जितने भी स्टूडेंट मैंने बोला वीडियो देखेंगे, सबसे पहला इसका प्रिंट आउट ले लेना। प्रिंट आउट लेने के बाद ही आप क्या करना, साथ में रखने के बाद ही उसको क्या करना, तैयारी करना, मतलब वीडियो स्टार्टिंग से देखना। तो बात करेंगे कैपिटल बस्टिंग क्वेश्चन नंबर 1, इंपॉर्टेंस ऑफ कैपिटल बस्टिंग या फिर नीड ऑफ कैपिटल बस्टिंग करके आ सकता है। पहले तो कैपिटल बस्टिंग का मतलब समझना। कैपिटल बस्टिंग वर्ड क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंट एंड ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से भी आपको तैयारी करते हुए चलना है यहाँ पे। कैपिटल बस्टिंग जो होता है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हम लोग एक इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन कौन सा इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे किस पे, किसी भी फिक्स असेट पे करेंगे। मतलब जो हमारा इन्वेस्टमेंट भी रहेगा वो किस पे रहेगा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रहेगा। किस पे रहेगा, किसी भी एक फिक्स असेट पे रहेगा। जैसे एग्जांपल मैं समझ लूं, मैं कोई एक हाउस प्रॉपर्टी खरीदना चाहता हूं, तो ये मेरा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। मैं कोई एक बड़ी गाड़ी खरीदना चाहता हूँ, ट्रक खरीदना चाहता हूँ, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। मैं अपने फैक्ट्री में कोई प्लांट एंड मशीन वैल्यूएशन रखना चाहता हूँ, तो ये क्या है, कैपिटल बस्टिंग का पार्ट है। तो यहाँ पे सिंपल से देखिए, साथ में देखना भी आपको, प्रोसेस ऑफ मेकिंग, कैपिटल बस्टिंग इज ए प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। वर्ड आना चाहिए लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म नहीं है। शॉर्ट टर्म के लिए वर्किंग कैपिटल होता है हमारा। इंपॉर्टेंट चीज है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। जो इन्वेस्टमेंट है लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म नहीं है। याद रखना, ऑब्जेक्टिव्स में बनेगा ये क्वेश्चन। डिसीजन लॉन्ग टर्म असेट, और जो असेट मैं परचेज कर रहा हूँ वो भी लॉन्ग टर्म है, मतलब फिक्स असेट परचेज कर रहा हूं मैं, तो फिक्स असेट। तो ऑब्जेक्टिव कॉमन सी बात है, जो हमारा इन्वेस्टमेंट है कौन सा है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। क्लियर हो गया। तो अपने पास जैसे देखिए यहाँ पे कई तरीके के प्रोजेक्ट हो सकते हैं, प्रोजेक्ट A, B, C, D। मेरे पास ऑप्शन आ गया, मुझे डिसाइड करना कौन सा प्रोजेक्ट में मैं इन्वेस्ट करूं। तो कॉमन सी बात है भाई कि मैं डायरेक्टली किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा। सबसे पहले जितने भी प्रोजेक्ट है पहले उसकी प्लान करूंगा, कॉस्ट ऑफ वैल्यूएशन मैं अपनी देखूंगा, प्रोजेक्ट का देखूंगा। उसके बाद 4 या 5 जितने प्रोजेक्ट हैं मेरे पास, उसका एनालिसिस करूंगा मैं। एनालिसिस करने के बाद इवैल्यूएशन करूंगा। इवैल्यूएशन कैसे किया जाता है, कैसे मैं काउंट करूंगा, किस वे से मैं देखता हूं उस प्रोजेक्ट को, आगे चल के मेथड में हम लोग देखेंगे। मेथड के थ्रू हम लोग प्रॉपर इवैल्यूएट करते हैं उसको। लास्ट में सिलेक्शन करेंगे द मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट। 5 प्रोजेक्ट में से मुझे जो लगेगा सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट कौन सा है, सबसे ज्यादा प्रॉफिट कौन से प्रोजेक्ट में हो रहा है, उस प्रोजेक्ट में मैं इन्वेस्ट कर दूंगा वहां पे। प्लानिंग, एनालिसिस, इवैल्यूएशन, सिलेक्शन। पहले प्लान किया जाएगा, एनालिसिस किया जाएगा, इवैल्यूएट करूंगा,
पांचों प्रोजेक्ट, 4 प्रोजेक्ट जो मैंने बोला 5 प्रोजेक्ट है, पांचों को इवेल्युएट करूंगा, सबसे मोस्ट प्रॉफिटेबल कौन सा है उसको सेलेक्ट कर दूंगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं लिमिटेड रिसोर्सेज। कॉमन सी बात है, किसी भी कंपनी के पास, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास जो रिसोर्सेज है वो कैसी है, लिमिटेड है। लिमिटेड रिसोर्सेज से वो क्या करना चाहता है भाई, जो 4 से 5 प्रोजेक्ट है उसमें से बेस्ट कौन सा है वो सेलेक्ट करना चाहता है। सिंपल सा इजी लिखा गया है। लिमिटेड रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज है, जो फंड है वो लिमिटेड है, विद है चूज फ्रॉम दी गिवन सेट ऑफ अल्टरनेटिव्स। जो अपने पास अल्टरनेटिव्स था, जो अपने पास ऑप्शन अवेलेबल रहेगा उसमें से सबसे बेस्ट प्लान जो रहेगा वो मैं सेलेक्ट करूंगा। अब यहाँ पे कैपिटल बस्टिंग के और भी नाम है, जैसे आप देखोगे फिक्स एसेट मैनेजमेंट, एक्स्ट्रा नाम है, ऑब्जेक्टिव से क्वेश्चन बन सकता है। फिक्स एसेट मैनेजमेंट कैपिटल बस्टिंग का दूसरा नाम आपको दिखेगा। रीजन आप समझ सकते हो, फिक्स एसेट, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसकी मीनिंग ही बताया था, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टर्म एसेट के लिए किया जाता है, तो इसको इसी वजह से दूसरा नाम बोला जाता है फिक्स एसेट मैनेजमेंट। नेक्स्ट प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन, कॉमन सा मैंने बताया, जैसे अपने पास जो भी प्रोजेक्ट होते हैं उसको इवैल्यूएट करना पड़ता है अपने को, जो आगे टेक्निक्स में हम लोग देखेंगे। प्रोजेक्ट अप्रेजल, 3 नाम इसके दिए गए हैं, आपको ध्यान में रख लेना। तो ये इसका तो मीनिंग पार्ट हो गया, कैपिटल बस्टिंग क्या होता है। जो क्वेश्चन आएगा आपको शॉर्ट नोट्स में आएगा, 5 मार्क्स के लिए भी आ सकता है, 10 मार्क्स के लिए भी आ सकता है, दोनों देखेंगे। लॉन्ग के लिए पूछा तो पॉइंट्स मैंने एक्स्ट्रा ऑलमोस्ट 10 पॉइंट्स रखे हैं, आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो। शॉर्ट में पूछा, पॉइंट्स आप कम कर देना। तो चलिए देखते हैं पॉइंट्स। पहले तो प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, तो कॉमन सी बात है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रिस्क होता है, क्योंकि हमारा जो गुड डिसीजन रहेगा, अच्छा डिसीजन मैंने लिया तो कंपनी के लिए बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा, बहुत सारा प्रॉफिट मिलने वाला है। बट एक रॉन्ग डिसीजन अगर किसी भी कंपनी ने पिक कर लिया है, इन्वेस्टमेंट लॉन्ग, जो भी हमारा असेट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, मैंने गलत इन्वेस्ट कर दिया है तो कंपनी को पूरा लॉस झेलना पड़ेगा। बट जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, जैसे मैंने बताया, डायरेक्टली कोई भी कंपनी नहीं उस पर प्रोजेक्ट इन्वेस्ट, पैसा इन्वेस्ट उस पर डायरेक्टली नहीं करती है। पहले प्रॉपर तरीके से प्रोजेक्ट को यहाँ पे आप देखोगे प्लान किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है, इवैल्यूएशन किया जाता है, सिलेक्शन किया जाता है। क्यों? उनका मेन ऑब्जेक्टिव है लॉन्ग टर्म प्रॉफिट हम लोग को होना चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे हेल्प्स इन इन्वेस्टमेंट डिसीजन। जब आप कोई भी पॉलिसी लेते हो, कोई भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हो, तो कॉमन सी बात है, काफी ज्यादा लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टमेंट करोगे, एक तो फर्म की लिक्विडिटी को कम कर देता है, कॉमन सी बात है, अदर प्रोजेक्ट पे भी इफेक्ट डालेगा, क्योंकि जो हमारा पैसा जाने वाला है लॉन्ग, बड़ा पैसा लगेगा, छोटा अमाउंट तो लगने वाला नहीं, बड़ा पैसा लगेगा। और बड़ा अमाउंट लगेगा तो उसका जो रिटर्न मिलता है, ऐसा नहीं कि आपने आज पैसा इन्वेस्ट किया तो रिटर्न तुरंत आना चालू हो गया, तो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस आपको दिखता है। इसलिए जो डिसीजन लिया जाता है वो प्रॉपर तरीके से लिया जाता है, प्रॉपर वे से लिया जाता है, प्रॉपर नॉलेज होने के बाद लिया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे एक्सपेंडिचर कंट्रोल। अब देखो आप प्रोजेक्ट में तो हम लोगों ने इन्वेस्ट कर दिया, बट आगे फ्यूचर पे उस पर क्या खर्चा होने वाला है वो भी ध्यान में रखना है। अगर जो हमारे एक्सपेंडिचर उस पर होने वाले हैं वो कंट्रोल है तो बिजनेस के लिए फायदा है, लेकिन आपके जो आगे चल के उस प्रोजेक्ट पे जो है एक्सपेंडिचर हमारा कंटिन्यू बढ़ते जा रहा है, तो प्रोजेक्ट के लिए एक चीज क्या रहता है, लॉस रहता है। इसलिए हम लोग को ये भी देखना है जिसमें हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें आगे चल के क्या क्या हमारे एक्सपेंसेस हो सकते हैं, कम होगा ज्यादा होगा, उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं कि नहीं कंट्रोल कर सकते, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट इरिवर्सिबल, मतलब रिवर्स नहीं होगा। रिवर्स नहीं होगा मीन्स क्या हो गया आपका, मैंने पैसा इन्वेस्ट कर दिया, अब उसको चाहता हूँ कि नहीं मैं अपना पैसा जो इन्वेस्ट किया वो रिटर्न करा दूँ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि आपने जिस प्रोजेक्ट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर पैसा इन्वेस्ट कर दिया है तो पॉसिबल नहीं होगा रिवर्स करना, क्योंकि आप देखोगे सेकेंड हैंड मार्केट ऐसा कुछ होता नहीं होगा तो आपका काफी ज्यादा लॉस हो जाएगा। मतलब सिंपल से आप देखोगे कोई भी हम लोग एसेट्स परचेस कर लेते हैं, फिक्स एसेट परचेस किया, बट बाद में हम लोग को रियलाइज हुआ कि नहीं हम लोग ने गलत जगह पैसा इन्वेस्ट कर दिया, अब उस एसेट को हम लोग कहीं बेचना चाहते हैं, तो कॉमन सी बात है, अगर सिंपल सा आप लॉजिक समझो 1 लाख का था तो 1 लाख में कॉमन सी बात है मिलेगा नहीं, तो उसमें अपने को सीधा सीधा लॉस हो जाता है। क्लियर। और सेकंड चीज आपको सेकेंडरी मार्केट ऐसा कहीं दिखेगा नहीं जहां पे सेकंड हैंड, मतलब सेकंड हैंड जो आपका प्लांट एंड मशीन ऐसा कुछ पार्ट है जो बिक जाए, तो यहाँ पे डायरेक्टली जो भी फर्म है उसको सीधा लॉस हो जाएगा। इसीलिए डिसीजन देखोगे नेक्स्ट पॉइंट, इसीलिए जो डिसीजन है क्रूशियल डिसीजन है भाई, कैसा इजी तरीके से नहीं लिया जाता, काफी सोच समझ के उसके बाद ही लिया जाता है, इवैल्यूएशन करने के बाद ही लिया जाता है।
ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे इंफॉर्मेशन फ्लो। अब ये इंपॉर्टेंट चीज है, बोल रहा है कि भाई इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये भी देखो कि जिसमें मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ उससे कितना अपने को रिटर्न भी मिलेगा। जैसे सिंपल मैंने बताया कि हम लोग जो किसी प्लांट एंड मशीन में पैसा डालते हैं तो हम लोग कुछ एक्सपेक्टेशन भी रखते हैं भाई वो प्लांट एंड मशीन के थ्रू अपने को कितना पैसा रिटर्न मिलेगा, वो भी तो ध्यान में रखना है कि भाई हर साल का फिक्स होगा, हर साल का फ्लैक्चुएट होते रहेगा या फिर कितना फ्लैक्चुएशन रहेगा, ये भी चीज ध्यान में रखना है कि कितना कैश फ्लो अपने को मिलेगा, कितना पैसा वहां से वो कंपनी जिस पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिस प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट के थ्रू कितना पैसा अपने को रिटर्न मिलने वाला है। उसके साथ में आपको ये भी देखना है रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, रिस्क भी कितना है, जितना देखो जितना हायर प्रॉफिट आपको मिलेगा उतना उसका रिस्क ज्यादा होगा। कॉमन सी बात है। इक्विटी शेयर में जैसे एक एग्जांपल देख सकते हो, इक्विटी शेयर में रिटर्न जो है प्रॉफिट कंपनी गई तो ज्यादा, रिस्क भी ज्यादा है तो प्रॉफिट भी ज्यादा मिलता है। क्लियर? तो सेम प्रोजेक्ट में भी है, जिस प्रोजेक्ट में आपको रिस्क ज्यादा दिखेगा तो उसमें कॉमन सी बात है आपको प्रॉफिट भी ज्यादा दिखने वाला है। ऑब्जेक्टिव में ये सब भी चीज दिखती है। तो कोई भी कंपनी देखती है आपको, वो तो कंपनी के ऊपर डिपेंड है वो ज्यादा रिस्क लेना चाहती है कि नहीं लेना चाहती। तो कंपनी क्या करती है जब इन्वेस्टमेंट करती है तो रिस्क भी एनालिसिस करती है, रिस्क भी देखती है, ज्यादा रिस्क है, मीडियम रिस्क है, लो रिस्क है, कैसा रिस्क है वहां पे। इंप्रूव प्रॉफिटेबिलिटी, ये तो प्रॉफिट से ही रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, आप रीड कर लेना। प्रॉफिट को इंप्रूव करना चाहते हैं, ये ऑब्जेक्टिव माइंड में रख के वो चलते हैं, यही बोला गया है सिंपल सा कि प्रॉफिट को इंप्रूव करते हैं। मतलब अगर मैंने सही जगह पैसा इन्वेस्ट कर दिया, प्रॉफिट कॉमन सी बात है, फिक्स एसेट में अगर आपने किया है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आपने अगर प्रोजेक्ट में पैसा डाला है तो कॉमन सी बात है अगर अच्छे वे में जा रहा है, मतलब सही डिसीजन है, तो प्रॉफिट को काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट करेगा, वो तो कॉमन सी बात हो गई। इफेक्ट ऑन दी अदर प्रोजेक्ट, जैसे मैंने बताया लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, बड़ा पैसा आपने डाला तो जो अदर प्रोजेक्ट है उस पर भी आपको इसका इफेक्ट दिखेगा। कॉमन सी बात है, बड़ा पैसा अगर मैं कहीं लगा देता हूं तो अदर चीजों पे उसका इफेक्ट हमारा दिखता है। ये तो आपने प्रैक्टिकल चीजों पे देखा रहेगा, कहीं हम लोग कुछ फ्लैट बुक किए या फिर गाड़ी बुक कर देते तो फ्लैट कैसा लॉन्ग टर्म हमारा एक तरीके से क्या दिखता है आपको, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट दिखता है। तो उस पर आपका जो पैसा जाएगा भाई उसकी वजह से घर की अदर एक्टिविटीज में आपको क्या दिखेगा, इफेक्ट दिख जाता है। सेम यही चीज बोलना चाहता है, कंपनी जब किसी भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करती है तो जो अदर प्रोजेक्ट होते हैं कंपनी में उसका इफेक्ट आपको दिख जाएगा, अदर प्रोजेक्ट पे दिखेगा। लास्ट हमारा नेशनल इंपॉर्टेंस, मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से नेशन का भी फायदा होता है, इकोनॉमिक वेलफेयर भी होता है, लोगों को भी कुछ बेनिफिट मिलता है। कैसे बेनिफिट मिलता है, अगर एग्जांपल जैसे मैंने बताया जो मैंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया है वो सही वे में जा रहा है, सही प्रॉफिट अच्छा खासा कमा रहे, तो इससे क्या होगा, एक तो एम्प्लॉयमेंट लोगों को मिलता है, पहली चीज ये एडवांटेज एक हो जाएगी। दूसरा गवर्नमेंट को, कंपनी ज्यादा कमाएगी तो कंपनी गवर्नमेंट को क्या मिलेगा, टैक्स भी मिलेगा, तो गवर्नमेंट को भी बेनिफिट मिल रहा है, मतलब नेशन को भी बेनिफिट मिल रहा है। तो ये हमारा क्या पार्ट हो जाता है, नेशनल इंपॉर्टेंस पार्ट हो जाता है। तो आपको क्या करना है, जैसे मैंने एक पार्ट ऑलरेडी करा दिया, जैसे मैंने एक क्वेश्चन कंप्लीट करा इंपॉर्टेंस ऑफ कैपिटल बस्टिंग, आपको क्या करना है, वीडियो रोक देना है, पहले क्या करना है मीनिंग के साथ में इंपॉर्टेंस ऑफ कैपिटल बस्टिंग एक बार सिर्फ रीड कर लेना जो कॉन्सेप्ट मैंने समझा है। अदरवाइज एक तो पहले ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है, कोई भी टॉपिक को, इकोनॉमिक्स को कंप्लीट तरीके से देखना और समझने के लिए सिंपल सा बोल रहा हूं, एक क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करा दिया, वीडियो आप रोक देना, कंप्लीट जो आपको नोट्स यहाँ पे दिखेगा, मैंने बताया कि सबको ऑलरेडी कॉन्टेक्ट नंबर से, अदरवाइज मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, इसका पीडीएफ का लिंक सेंड कर ऐड कर दूंगा, आप वहां से कर लेना। मैंने बताया सबसे पहला काम इंपॉर्टेंट है ये कि आप सब लोग के पास इसका जीरोक्स होना चाहिए, साथ में जैसे मेरा एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है आपको तुरंत उसको क्या करना है, रीड कर लेना है, अच्छे तरीके से उसको पढ़ लेना है। क्लियर? उस 10 पॉइंट्स में से आपको पहले जो इजी लग रहे हैं, सजेशन है ये, सबसे पहले वही करो। जो स्टूडेंट का कंटेंट उतना अच्छा नहीं है, मतलब नहीं लिख पाएंगे, तो पहले ट्राई यही करना है कि मीनिंग एंड पॉइंट्स पार्ट में कर लो। पॉइंट्स होने के बाद ट्राई करना कि एटलीस्ट जो सबसे इजी पॉइंट्स आपको लग रहे हैं पढ़ने में, लिखने में, वो आप ट्राई सबसे पहले करना। देन हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलिए नेक्स्ट हम लोग डायरेक्टली आप जाना क्वेश्चन नंबर 3 टेक्निक्स ऑफ कैपिटल बस्टिंग पे जाएंगे। स्टेप्स को पहले नहीं करें, उसको हम लोग लास्ट में करेंगे, क्योंकि उसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखो, आप टेक्निक्स आपने कर लिया तो स्टेप आप सिर्फ पॉइंट देख के आप समझ जाओगे क्या कॉन्सेप्ट है, इसीलिए हम लोग ने टेक्निक को सबसे पहले लिया है। पेबैक पीरियड की अगर हम लोग बात करते हैं तो पहले देखो इधर, इसका थ्योरेटिकल पार्ट अभी तक कभी एग्जाम में पूछा नहीं गया है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसके पूछे जाते हैं। अगर आपको लॉन्ग में प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसका पूछा जाएगा तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही करना, क्योंकि इसमें आपको 10 आउट ऑफ 10 इजिली मिल जाएगा। शॉर्ट में है तो शॉर्ट में करना, पहले 8-7 का पेपर पैटर्न था तो वहाँ पे 8-7 का पूछा जाता था, बट थ्योरी पार्ट अगर इसका पूछा जाता है तो भी ऑलरेडी मैंने नोट्स में ऐड कर दिया, थ्योरी पार्ट पूछा जाएगा, थ्योरी पार्ट भी आप लिख सकते हो। क्लियर? चलिए जैसे थ्योरी पार्ट पहले इसके मेथड समझ लेते हो, उसके बाद आप खुद से रीड आउट कर लेना वहाँ पे। पे बैक पीरियड का नाम से देखो, इसके नाम से आप समझ जाओगे इस मेथड में क्या है और इसका मतलब क्या है।
पे बैक नाम दिया, जो मैंने पे किया वो बैक कभी होगा, मतलब मिलेगा कभी, कितने ड्यूरेशन में मिलेगा, उसको हम लोग बोलते हैं पे बैक पीरियड। मतलब सिंपल से है, जैसे एग्जांपल एक छोटा सा लेता हूँ, 20,000 रुपीज़ मैंने क्या किया, किसी के कोई भी प्रोडक्ट पे, किसी भी प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट किया। अब उसमें से जो रिटर्न मुझे मिल रहा है 5,000 मिल रहा है पर ईयर का, तो मैं बोलूँगा कि मेरा जो पे बैक पीरियड है कितना है। सिंपल सा मैंने क्या बोला, मैंने इन्वेस्ट किया 20,000 और जो मुझे रिटर्न मिल रहा है, मतलब हर साल कितना रुपया मुझे मिल रहा है, तो मैंने बोला 5,000 मिल रहा है, तो कितने टाइम में रिटर्न हो जाएगा, तो मैंने बोला 4 ईयर्स में रिटर्न हो जाएगा। कितने ईयर्स में रिटर्न हो जाएगा, 4 ईयर्स में। तो मेरा पे बैक पीरियड कितना हो गया, 4 ईयर्स हो गया। मतलब पे बैक पीरियड का सिंपल सा यही मतलब है, जो मैंने इन्वेस्टमेंट किया है वो कितने ड्यूरेशन में, कितने टाइम में, कितने पीरियड में रिटर्न मिल जाएगा। सिर्फ ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट, ध्यान रखना है, प्रॉफिट की बात नहीं करता, ऑब्जेक्टिव में ही पूछेगा इंपॉर्टेंट, ये प्रॉफिट की बात पे बैक पीरियड नहीं बोलता है। पे बैक पीरियड जितना उसका इन्वेस्टमेंट हुआ है वो रिटर्न आने की ही सिर्फ बात बोलता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पे बैक पीरियड बोलते हैं। इसके और भी नाम आपको दिखेंगे, सबसे पहले ये मैंने ऐड कर दिया है, इट इज ऑल्सो नोन एज पे आउट और पे ऑफ पीरियड, इसका और भी नाम है। बाकी उसके आगे आप देखोगे पे बैक पीरियड का थोड़ा सा मीनिंग पार्ट लिखा है, जो मैंने यहाँ पे बताया है। अब यहाँ पे देखो सिंपल सा पे बैक पीरियड के सम पे चलते हैं। पे बैक पीरियड ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय एनुअल कैश फ्लो, ये तो कब रहेगा, जब सेम रहेगा। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, देखो 5 ईयर्स पहले साल भी मिला, सेकेंड ईयर भी 5,000 मिला, थर्ड ईयर भी 5,000 मिला, 4 ईयर भी 5,000 मिला। मतलब यहाँ पे देखो ना, जो मेरा रिटर्न है एनुअल कैश फ्लो उसको बोलते हैं। कैश फ्लो जो मेरा है वो सेम है, लेकिन ऐसा प्रैक्टिकल तो पॉसिबल नहीं है हर साल सेम हो, डिफरेंट भी हो सकता है। बट पहले सेम वाला समझते हैं कि अगर सेम रहेगा तो क्या रहेगा। मैंने आपके नोट्स में देखो क्वेश्चन भी ऐड करके रखा है, फॉर्मूला भी ऐड करके रखा है। आप देखोगे पे बैक पीरियड इक्वल टू ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय एनुअल नेट कैश इनफ्लो, कितना पैसा है वो, उसके बाद उसको शॉर्ट में लिखा दिया P इक्वल टू C अपॉन में R। एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं सीधा। ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट कितना देके रखा है 50,000 एंड जो कैश फ्लो बोल रहा है कितना 10,000। इन्वेस्टमेंट कितना किया मैंने, फॉर्मूले में पुट कर देता हूँ, इन्वेस्टमेंट मैंने किया 50,000, बोल रहा है जो मेरा एनुअल कैश फ्लो है, मतलब हर साल का फिक्स बोल रहा है कितना रिटर्न होता है, 10,000 रिटर्न होता है। तो मेरा कितना पे बैक पीरियड कितना हो गया भाई, कितना ड्यूरेशन हो गया, तो कोई भी बता देगा ये तो 5 ईयर्स का हो गया। तो जो मेरा पे बैक पीरियड है 5 ईयर्स का है। ध्यान रखना ये टॉपिक जो है पे बैक पीरियड प्रॉफिट को कंसीडर नहीं करता है, ये सीधा बोलता है कितनी जल्दी मेरा ड्यूरेशन, मतलब कितने कम टाइम में मेरा जो प्रोजेक्ट में पैसा रिटर्न आएगा उसको मैं नंबर रखूंगा, मतलब रैंक 1 पे रखूंगा यहाँ पे। क्लियर, ये सीधा ये टॉपिक बोलता है। अब यहाँ पे तो मैंने बात कर दिया जिसमें हमारा जो एनुअल कैश फ्लो था इक्वल था, बट हमेशा इक्वल नहीं रहेगा, आगे ही आपको दिख जाएगा एग्जाम्पल। जब अनइक्वल रहेगा तो क्या करना है हमको, तो देखो इधर अनइक्वल रहेगा, पहले समझ लो इधर। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेके रखा है, ईयर दिया 1 2 3 4 5, एनुअल कैश इनफ्लो देके रखा है यहाँ पे अलग अलग। आप सिर्फ देखो पहले इन्वेस्टमेंट कितना था, तो इन्वेस्टमेंट देके रखा है भाई 25,000। क्या देके रखा है 25, तो मैंने इन्वेस्ट किया 25। फर्स्ट ईयर मुझे मिल रहा है 8,000, सेकेंड ईयर मुझे मिल रहा है 7,000, थर्ड ईयर भी 7,000, 4 ईयर 3,000, 5 ईयर 2,500। तो मैं पे बैक पीरियड कैसे काउंट करूंगा, बहुत सिंपल सा, मैं क्या कर रहा हूँ भाई क्यूमुलेटिव, मतलब क्यूमुलेटिव निकाल लूँगा एनुअल कैश फ्लो का, एनुअल कैश फ्लो, इसका क्या करूँगा मैं क्यूमुलेटिव निकाल लूँगा। यहाँ पे सिंपल सा 8,000, पहले साल कितना मिला मुझे 8,000, सेकेंड ईयर कितना मिला मुझे 7,000, तो मेरा प्लस कितना हो गया 8 7 कितना हो गया मेरा 15,000। क्लियर, सेकेंड ईयर का टोटल कर दिया 15 होगा, थर्ड ईयर का 7,000, तो वो मेरा हो गया 22,000। ऐड करते जा रहा हूँ, आपने देखा रहेगा मीडियन में यही करते थे ना क्यूमुलेटिव। 22 में 3 प्लस किया तो मेरा हो गया 25, नेक्स्ट ईयर 27,500। क्लियर, सिंपल सा, मतलब 4 साल में टोटल कितना आया, तो मैंने बोला टोटल तो मैंने पाया 27,500, लेकिन वो बोलता है टोटल से, पे बैक पीरियड बोलता है टोटल से नहीं, मतलब है मुझे सिर्फ मेरे इन्वेस्टमेंट से मतलब है। इन्वेस्टमेंट कितना किया मैंने 25 किया, तो 25 कभी मिल रहा है, 25 कौन से ईयर में मिल रहा है, सिर्फ उतनी बात बताऊँ। 25 मिल रहा है मुझे 4th ईयर में, कंप्लीट क्लियर मिल गया है, तो 4th ईयर में मिला, तो मेरा जो पे बैक पीरियड है 4 ईयर आपको दिख जाएगा। 4 ईयर कितना, 4 ईयर आपको दिखेगा। थ्योरी पार्ट मैंने बोला आया नहीं है, ये सिर्फ आपको एक्स्ट्रा दिया गया है ये।
क्लियर हो गया। अब इसके जो सम आते हैं, मैंने सम ऐड किया है आपको पीछे, आप पीछे डायरेक्टली चले जाओ, पीछे जाओ आप सीधा। और क्वेश्चन नंबर 4 मार्च 2018 में ये क्वेश्चन आपको बना है, पूछा गया है मार्च 2018 में। क्वेश्चन मैं रीड करता हूँ। इन द फॉलोइंग टेबल्स आर 4 प्रोजेक्ट्स विद द इनिशियल इन्वेस्टमेंट एंड एनुअल कैश फ्लो, कैलकुलेट पे बैक पीरियड फॉर ईच प्रोजेक्ट एंड रैंक द प्रोजेक्ट। मतलब सबसे इजी टॉपिक दिया है, इजी सम सबसे मैं बोलूंगा दिया गया है। बोल रहे हैं यहाँ पे 4 प्रोजेक्ट है, चारों प्रोजेक्ट का इन्वेस्टमेंट दे के रखा है, एनुअल कैश फ्लो फिक्स रखा है, मतलब फिक्स है वो पर ईयर का है। बोल रहे हैं बताओ बेस्ट प्रोजेक्ट कौन सा है, उसको रैंक दो, पे बैक पीरियड निकालो और रैंक दो। तो चलिए पे बैक पीरियड निकालते हैं। देखिए यहाँ पे स्पेस नहीं, आपको एग्जाम में सामने ही लिखना है, तो मैं नीचे लिख रहा हूँ पे बैक पीरियड, और बोल रहे उसको रैंक भी देना, तो मैंने बोला ठीक है रैंक दे देते। रैंक तो रैंक कैसे दोगे, पे बैक के अकॉर्डिंग दोगे। चलिए अब सिंपल से देखो इधर फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला तो बाजू में दिख रहा है आपको। ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय एनुअल कैश फ्लो, 60,000 रुपया मैंने लगाया है, 15,000 के अकॉर्डिंग पर ईयर आ रहा है, तो 15 4 जा मतलब 4 ईयर में रिटर्न हो जाएगा। कितने ईयर में रिटर्न हो जाएगा, मैंने बोला 4 ईयर में रिटर्न हो जाएगा। क्लियर। 40,000 लगाया, 8,000 के हिसाब से मेरे को हर साल रिटर्न आ रहा है, तो 8 5 जा 40, तो मैंने बोला 5 ईयर्स मेरा रिटर्न है। पे बैक पीरियड मेरा कितना 5 ईयर्स, 5 साल में पैसा रिटर्न हो जाएगा। 30,000 लगाया, 15,000 पर ईयर आ रहा है, तो 15 2 जा दूसरे साल ही पैसा रिकवर हो गया, सेकेंड ईयर। 20,000 लगा के 20,000 फर्स्ट ईयर ही रिटर्न आ गया है, तो फर्स्ट ईयर रिटर्न आ गया, तो ये मेरा क्या हो गया है फर्स्ट ईयर। तो पे बैक पीरियड मैंने क्या बताया, प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं है। ये बोलता है जो जितनी जल्दी आ जाएगा मेरा इन्वेस्टमेंट उसको मैं रैंक दूंगा 1। तो रैंक 1 ईयर, पहले साल में यही आया तो बोल रहा है इसको रैंक नंबर 1, सेकेंड ईयर में आया तो रैंक नंबर 2, 4 ईयर में आया तो रैंक नंबर 3, 5th ईयर में आया तो रैंक नंबर 4। रैंक दे दिया इस तरीके से उसने, तो रैंक इस तरीके से हो गया। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपका इधर। क्वेश्चन नंबर 5 2016 में पूछा गया था, सेम है इसलिए इसको मैं सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, सेम इसी के जैसे, बस अमाउंट का उसमें उन्होंने क्या क्या डिफरेंट किया है, आपको खुद से प्रैक्टिस करना है। अब बात करते हैं कुछ एक्स्ट्रा सम्स लिए हैं मैंने जो थोड़े से डिफरेंट आपको दिखेंगे। आया नहीं है बट प्रैक्टिस तो करना ही अपने को। किसकी, क्वेश्चन नंबर 1 की। नोट्स आप रीड करो। ए कंपनी वांट टू इन्वेस्ट ₹20,000 इन अ प्रोजेक्ट, कितना इन्वेस्ट कर रही है 20,000 का इन्वेस्टमेंट कर रही है, और नीचे इनका कैश फ्लो दे के रखा है, हर ईयर का डिफरेंट दे के रखा है। जब देखो सिंपल सा लॉजिक है, जब हर साल का डिफरेंट आपको दिखेगा कैश फ्लो, तो आपको लॉजिक यही करना है, क्या निकालना है, हमेशा क्यूमुलेटिव निकालना है। किसका, कैश फ्लो का। क्लियर, यही कॉन्सेप्ट है, क्यूमुलेटिव निकालो, कॉन्सेप्ट खत्म। कैसे, पहले साल तो कुछ मिला ही नहीं तो 0 मतलब खाली ही रखो आप। सेकेंड ईयर कितना मिला 7, तो मैंने लिख दिया 7 प्लस थर्ड ईयर कितना मिला 7,500, तो 7 + 7 14,500 आपको कर देना है। नेक्स्ट ईयर कितना मिला 6, तो 14 + 6 मतलब 20,500। क्लियर हो गया। नेक्स्ट ईयर कितना मिला 5,000, तो 5,000 ऐड करोगे 25,500। अब यहाँ पे पे बैक पीरियड इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखना समझना, कैलकुलेशन थोड़ा सा डिफरेंट आपको दिख जाएगा, क्योंकि देखो इधर पे बैक पीरियड तो बोलते हैं भाई मैंने जितना इन्वेस्ट किया उतने की सिर्फ बात करो। तो मैंने बोला 20,000 मिला, 20,000 का सॉरी इन्वेस्टमेंट किया था, तो 20,000 कहाँ दिख रहा है, तो 20,000 शायद डायरेक्ट कहीं नहीं दिख रहा है, 20,500 अपने को दिख रहा है, 20,500 अपने को दिख रहा है। क्लियर हो गया। तो ध्यान से समझना कैसे कैलकुलेशन करना है। अब देखो इधर जब इस तरीके से आ जाएगा तो पे बैक कैसे कैलकुलेशन करना है, ध्यान दो इधर 20,500 मतलब चाहिए कितना मुझे 20, तो उससे पहले मैंने बोला सर कितना है 3 ईयर, तो मैंने बोला 3 ईयर पहले कर दो। क्लियर। अब देखो ना सिंपल सा 14,500 यहाँ पे कमाया था, और सेकेंड 4th ईयर मैंने कितना कमाया 6,000 कमाया, 6,000, लेकिन मुझे 20,000 ही चाहिए था। 20,000 के लिए मैं जस्ट बोल सकता हूँ मुझे सिर्फ 5,500 ही चाहिए, 6,000 नहीं चाहिए। तो मतलब अगर साल का मैं 6,000 कमाता हूँ तो 5,500 कितने दिन में कमाऊँगा, मैं ये बोल सकता हूँ। मतलब डिफरेंस कितने का दिख रहा है, डिफरेंस इतने का दिख रहा है। अरे डिफरेंस कितना चाहिए 5,000, ये आप बोल सकते हो, नहीं तो आप इधर देखो, मैंने बोला 12 मंथ में
12 मंथ में ये जो 4th ईयर है कितना कमाया, 6000 कमा लिया। कॉमन सी बात है। और मुझे लेकिन 6000 थोड़ी चाहिए, मुझे तो 5500 ही चाहिए, तभी तो 20000 कंप्लीट होगा। तो सिंपल से आप ये लगा सकते हो कि भाई कितने मंथ में, क्रॉस कर दो आप, आ जाएगा। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, क्रॉस भी कर सकते हो। और भी ट्रिक है दूसरे तरीके से, बट ये एकदम सिंपल सा लॉजिक है। उस साल में मतलब 12 मंथ में इतना कमाता हूँ, जितना मुझे चाहिए वो कितने टाइम में कम होगा, तो क्रॉस कर दो। तो क्रॉस अगर मैं करता हूँ तो 5500 मल्टीप्लाई कर दो 12 डिवाइड बाई, तो 1 2 0 कैंसिल हो गया, 12 5 ये आ गया, ये मतलब 3 ईयर 11 मंथ्स, ये मेरा पे बैक पीरियड हो गया। लास्ट एक सम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 आपके नोट्स में आपको दिखेगा। सिंपल सा देखना है, प्रोजेक्ट ए एंड प्रोजेक्ट बी, दो प्रोजेक्ट आपको यहाँ पे देके रखा है। दोनों प्रोजेक्ट का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट दिया है 27,000 और यहाँ पे एनुअल कैश फ्लो इनका दिया है। प्रोजेक्ट बी का इन्वेस्टमेंट 20,000, एनुअल कैश फ्लो इसका भी देके रखा है। फर्स्ट ईयर कितना, प्रोजेक्ट ए की बात करूँ 8000 आया है, सेकंड ईयर 9, फिर 10, फिर 10, फिर 6। डिफरेंट जब आता है तो मैंने बोला जब डिफरेंट आएगा तो कॉमन सी बातें आपको सिर्फ बार बार क्या ऐड करना है, क्यूमुलेटिव ऐड कर लो। क्या ऐड कर लो, क्यूमुलेटिव। ठीक है, चलो कर लेते हैं फास्ट। 8000 8 प्लस 9 17,000, 17 प्लस 10 27,000, 27 प्लस 10 37,000, 37 प्लस 6 आप करोगे 43। क्लियर। प्रोजेक्ट ए की बात करूँ मैं, इन्वेस्टमेंट कितना है मेरा 27 आपको कहाँ दिख रहा है सर, यहाँ दिख रहा है थर्ड ईयर। तो इसका मतलब ये जो है पे बैक पीरियड इसका कितना आया, 3 ईयर आ गया। कितना आ गया, 3 ईयर आ गया। चलिए प्रोजेक्ट बी की मैं बात कर दूँ तो 6500 फर्स्ट ईयर, इसका तो हर साल का फिक्स है 6005, तो प्लस करते चलते हैं। 6005 ये भी प्लस कर दो आप, 13 में 6 प्लस कर दो आप, 19,500 में प्लस कर दो 6, 26 में प्लस कर दो आप 6, तो 32,500। क्लियर। इन्वेस्टमेंट कितने का है, 20 का इन्वेस्टमेंट आपको कहाँ दिख रहा है, तो 20 का इन्वेस्टमेंट सर 26, 19,500 के बाद डायरेक्टली 26 आ रहा है, मतलब ये थर्ड ईयर। यहाँ पे देखो मैंने क्या बोला था, उससे ज़्यादा जहाँ पे इन्वेस्टमेंट आपको दिखता है उसके पहले लेने का। तो पहला कौन सा दिख रहा है सर, 3 ईयर दिख रहा है, मतलब इसका तो आएगा 3 ईयर प्लस यहाँ पे 19,500 है, 500 और चाहिए मुझे, लेकिन 500 और चाहिए तो कॉमन सी बात है, आप वैसे ही जैसा मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझाया था, आप क्या करो यहाँ पे सिंपल सा कैलकुलेशन आप कर सकते हो। 12 मंथ का मैंने नेक्स्ट ईयर में कितना कमाया, 6500, कॉमन सी बात है। तो 1 मंथ का चाहिए मुझे, कॉमन सी बात है। डिफरेंस कितना है देखो इधर, मुझे चाहिए कितना 19,500 तो मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ, 500 ही चाहिए। क्या चाहिए, 500 ही चाहिए। तो मतलब सिंपल सा ये क्वेश्चन है, 12 मंथ्स का मैं कितना कमाता हूँ 6.5, तो 500 कितने मंथ में, तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा तो उसको राउंड फिगर कर लेना, आप क्रॉस कर लेना, 12 × 500 डिवाइड बाई 6। तो कैलकुलेशन करोगे 1 पॉइंट समथिंग आएगा। तो मंथ को पॉइंट में नहीं लेना, उसको आप राउंड फिगर में कर देना, 1 मंथ ले लेना, तो आ जाएगा आपका 3 ईयर्स 1 मंथ। प्रोजेक्ट भी 3 ईयर्स 1 मंथ। कौन सा प्रॉफिटेबल दिख रहा है, पे बैक पीरियड बोलता है जिसका टाइम जल्दी 3 ईयर, 1 मंथ पहले आ रहा है, तो इसको प्रोजेक्ट ए को सिलेक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि प्रोजेक्ट ए का जो पे बैक पीरियड है वो जल्दी है कंपेयर टू प्रोजेक्ट बी से कंपेयर करूंगा तो मैं 3 ईयर में उसका प्रोजेक्ट क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। तो यहाँ पे देखो पे बैक पीरियड का प्रैक्टिकल क्वेश्चन जाता है, तो इसलिए पांचों जितने भी सम्स मैंने यहाँ पे कराया वो कर लेना, पीछे जो भी 1-2 सम बचे हैं वो आप खुद से प्रैक्टिस कर लेना। पे बैक पीरियड का मेरिट्स एंड डीमेरिट्स बचा था, मेरिट्स डीमेरिट्स एक बार नोट कर लेते हैं क्या है। अब आपको खुद से कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि अगर आप कैलकुलेशन की बात करोगे, अभी आगे 2 मेथड देखो, इसका कैलकुलेशन इससे भी ज़्यादा हार्ड है, तो मतलब इसका कैलकुलेशन मेरिट हो गया कि भाई इजी है, कैलकुलेशन इजी है। एंड ये क्या बोलता है, लिक्विडिटी को
लिक्विडिटी को इंडिकेशन करता है मतलब इजीली जल्दी आपका पैसा क्या हो जाएगा, रिकवर हो जाएगा। और ये सिंपल सा बोलता है कि इट इज मोस्ट स्टेबल व्हेन द फ्यूचर इज अनसर्टेन। जब फ्यूचर अपना अनसर्टेन है तो उसके लिए सबसे बेस्ट मेथड पेबैक को प्रीफर किया गया है। आगे आप देख लेना, आगे और भी टॉपिक्स आप देख लेना। इट इज ऑल्सो सेफ इन द सेंस ऑफ द प्रीफर शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट। इन द कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, सिंपल सा पेबैक कितना बोलते हैं, जितनी जल्दी आप पैसा रिटर्न लाओगे उतना मेरा रहेगा। डीमेरिट्स भी बोलता है कि भाई ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर करता है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी मीन्स क्या होता है, सिंपल सा आप ये समझो 50,000 तो मैंने आज इन्वेस्ट किया है, लेकिन वो मुझे 5 साल में रिकवर हो रहा है, तो आज के 50,000 की कीमत मैं आगे 5 साल वाले 50,000 से कंपेयर कर सकता हूँ क्या? तो कॉमन सेंस से ऐसा नहीं पॉसिबल है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर कर रहा है। मतलब कोई बोला कि मुझे आज 50,000 रुपया दो या फिर 5 साल के बाद दो, तो मैं ऐसा थोड़ी बोलूँगा भाई 50,000 आज के 50,000 की कीमत 5 साल के बाद 50,000 वाली कीमत के इक्वल रहेगा क्या? पॉसिबल नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो मतलब टाइम वैल्यू ऑफ मनी को ये मेथड इग्नोर करता है। ये मेथड तो बोलता है सिर्फ इन्वेस्टमेंट की बात करो, कितने साल में रिटर्न आ रहा है, तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर किया। और आगे क्या बोल रहा है, जैसे मैंने इसमें बताया था, मेथड कहाँ गया, 25 इन्वेस्ट किया बट कमा रहा है 27,500, ये बोलता है जो बचा हुआ पार्ट है, सैल्वेज पार्ट है, उसको मैं इग्नोर करता हूँ, वो तो मैं काउंट ही नहीं करूँगा। ये मेथड बोल रहा है। ये मेथड सिर्फ इन्वेस्टमेंट की बात करता है, सैल्वेज को इग्नोर कर रहा है। दिस मेथड डज नॉट रियली शो हाउ प्रॉफिटेबल, ये तो कॉमन सी बात है, मैंने पहले बताया। ये मेथड इन्वेस्ट प्रॉफिट की बात ही नहीं कर रहा है, प्रॉफिट की ये बात ही नहीं कर रहा है। ये सिर्फ किसकी बात कर रहा है, ये सिर्फ अपने रिटर्न की बात कर रहे हैं। भैया जितना पैसा लगा वो पैसा रिटर्न मिल जाए, प्रॉफिट की तो बात ही नहीं कर रहा है। और क्या इग्नोर कर रहा है, इट इग्नोर द कैश इनफ्लो रिसीव्ड आफ्टर द पेबैक पीरियड, कैश इनफ्लो को भी इग्नोर कर रहा है। तो मेरिट्स डिमेरिट्स आपको नॉलेज के लिए पढ़ना है। थ्योरेटिकल पार्ट में अगर आया तो जैसा मैंने यहाँ पे नोट आपको बनाया वो कर लेना है मोस्टली, बट मैंने बोला प्रैक्टिकल आता है इसलिए पेबैक पीरियड के प्रैक्टिकल पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अपना मेथड, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड के बारे में बात करेंगे।